हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति और हमेशा की तरह मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि कैसे आप लोग भी 360 जो फॉर्म नंबर होता है LIC का, उसको आप भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पूरी वीडियो को आप लोग वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो में मैं आपको काफ़ी डिटेल्स में बताने वाली हूँ कि कैसे आप लोग ये फॉर्म भरना सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आप लोग फॉर्म भरना सीखना चाहते हैं तो आप वीडियो को ज़रूर देखें और एंड तक ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, 360 फॉर्म नंबर भरने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 360 नंबर फॉर्म कब आपको यूज़ करना होता है। तो फ्रेंड्स, जब भी हम कोई भी 18 से कम का व्यक्ति है, यानी कि कोई भी 18 साल से कम का कोई व्यक्ति होता है, यानी कि नाबालिग होता है, और उसकी अगर हम पॉलिसी लेना चाहते हैं तो पॉलिसी लेने के लिए उस समय जिस फॉर्म का इस्तेमाल होता है वो होता है हमारा 360 फॉर्म नंबर। तो फ्रेंड्स, इस फॉर्म का यहाँ पे यूज़ होता है 360 नंबर, यानी कि बच्चे के लिए। अगर 18 साल से कोई कम है तो नाबालिग व्यक्ति के लिए यहाँ पर 360 फॉर्म नंबर का यूज़ होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अवयस्क जीवन पर बीमा के लिए प्रस्ताव। तो फ्रेंड्स, इसलिए फॉर्म यूज़ किया जाता है। और फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ तो इसमें जो प्रपोजर, यानी कि जिसको पॉलिसी चलानी है, जो पैसे भरता है पॉलिसी में, उसको प्रपोजर बोलते हैं, और जिसकी पॉलिसी है उसको हम बोलते हैं लाइफ अश्योर्ड। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या रहता है कि इसमें प्रपोजर और लाइफ अश्योर्ड, यानी कि जिसकी पॉलिसी होनी है उसकी डिटेल्स और जो पैसा देगा पॉलिसी में उसकी डिटेल्स इसमें भरी जाती हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए क्या करना होता है। तो फ्रेंड्स, चलिए हमारी वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको अगर यहाँ पे बताऊँ कि प्रस्तावक का फ़ोटो। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी आप डिटेल्स बताने वाले हैं, भरने वाले हैं, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, उसको एक रफ पेपर पे लिख लेना होता है। जैसे कि यहाँ पे आपको लिखना होता है जो भी आपका प्रपोजल होगा, यानी किसी की भी आप पॉलिसी किसी को देना चाहते हैं, उसका जो फादर है, मदर है, उसका यहाँ पे नाम आएगा। उसके बाद यहाँ पे बच्चे का नाम। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको अलग अलग डिटेल्स लिख लेनी है ताकि आपके काम में कोई भी गलती ना हो। यहाँ पे आपको चिल्ड्रन, यानी कि बच्चे की डिटेल्स लिखनी है। यहाँ पे फादर मदर जो भी प्रपोजल बनने वाला है उसकी डिटेल्स लिखनी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको यहाँ पे नाम लिखना होता है, उसके बाद उसकी मदर का नाम भी लिखना होता है। कुछ डिटेल्स ऐसी हैं फ्रेंड्स जो आपको डॉक्यूमेंट में नहीं मिलती हैं, तो आपको अलग से उस पर्सन से पूछना होता है। फ्रेंड्स, उसके बाद आपको यहाँ पे मदर नेम पूछना होता है, बच्चे की भी और फादर की भी। उसके बाद आपको फादर नेम लिखना होता है जो कि दोनों के आधार कार्ड पे मेंशन रहेगा। उसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको लिखना होता है, ऑक्यूपेशन लिखना होता है, क्या वो व्यक्ति काम करता है और बच्चा कौन सी क्लास में है, ये सब डिटेल्स आपको लिखनी होती हैं। उसकी उम्र क्या है, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, कितनी उसकी उम्र है, और इसके अलावा फ्रेंड्स और भी काफ़ी सारी डिटेल्स होती हैं। तो आपको क्या करना है, एक प्लेन पेपर पे, सादे पेपर पे आपको सारी डिटेल्स फिल कर लेनी है। इस तरीके से आपको लिख लेना है ताकि फॉर्म भरते टाइम आपको कुछ भी आपसे मिस्टेक ना हो। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, यहाँ पे फादर की फ़ोटो चिपकेगी और यहाँ पे जो बच्चा होगा उसकी फ़ोटो यहाँ पे आपको अटैच करनी है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है कि कोई भी न्यू फ़ोटो लेनी है जो कि अभी आपने रिसेंट में ही उसको निकलवाई है, तो वो फ़ोटो आपको यहाँ पे लगानी है। तो फ्रेंड्स, मान के चलते हैं कि एक फादर है और वो अपने 8 साल के बेटे के लिए पॉलिसी लेना चाहता है। तो फ्रेंड्स, फादर की एज हम यहाँ पे मान लेते हैं 30 साल और बेटे की उम्र हम यहाँ पे 2 साल मान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, 2 साल का बेटा है और 30 साल का पिता है और वो अपने बेटे के लिए पॉलिसी लेना चाहता है। तो अब यहाँ पे आप डिटेल्स किस तरीके से भरते हैं, ये फ्रेंड्स यहाँ पे आपको देखना है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला पेज होता है उस पर अगर आप नीचे आते हैं तो फ्रेंड्स, नीचे यहाँ पे जो आपको सबसे पहला यहाँ पे कॉलम दिया होता है, इसमें आपको क्या करना है, प्रस्तावक और प्रस्तावित व्यक्ति का विवरण, यानी कि जो फादर है उसकी डिटेल्स और जो बेटा है उसकी डिटेल्स यहाँ पे आएंगी। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें उस व्यक्ति का नाम लिखना है जो कि प्रपोजर है, यानी कि फादर। इस वाले कॉलम में आपको प्रपोजर की सारी डिटेल्स फिल करनी है, यानी कि फादर की, और इस वाले कॉलम में आपको बेटे की डिटेल्स फिल करनी है। क्योंकि मैं आपको जो एग्जांपल बताने वाली हूँ उसमें मैंने आपको बताया है कि फादर है जो अपने 2 साल के बेटे के लिए पॉलिसी लेना चाहता है और फादर की उम्र है, यानी पिता की उम्र यहाँ पे 30 साल है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमको प्रपोजल यानी फादर की डिटेल्स फिल करनी है
और यहाँ पे आपको बच्चे की डिटेल्स फिल करनी है। तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे उस प्रस्तावक यानी कि पिता का नाम आएगा। मान के चलते हैं पिता का नाम कुछ भी है, रवि कुमार या फिर कुछ भी हम मान के चलते हैं। तो यहाँ पे प्रथम में नेम में यहाँ पे रवि आ जाएगा और लास्ट नेम में उसके यहाँ पे कुमार आ जाएगा। इसी तरीके से फ्रेंड्स मान के चलते हैं कि बेटे का नाम क्या होगा, बेटे का नाम है सोहन कुमार। तो फ्रेंड्स फर्स्ट नेम में उसका यहाँ पे सोहन आ जाएगा और लास्ट नेम में उसका यहाँ पे कुमार आ जाएगा। अगर नाम थोड़ा लंबा है जैसे कि रवि किशन कुमार, तो रवि किशन कुमार। और अगर उसके बेटे का नाम है सोहन किशन कुमार, तो फ्रेंड्स सोहन किशन कुमार। इस तरीके से कई लोगों के नाम जो हैं बड़े भी होते हैं, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है। ये काफ़ी छोटी छोटी गलती होती है जो लोग करते ही करते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद यहाँ पे क्या करना है आपको, नेक्स्ट कॉलम में यहाँ पे लिखा है पिता का पूरा नाम। अब जो फ्रेंड्स जो ये प्रस्तावक है, जो इस बच्चे का पिता है, उसके पिता का नाम यहाँ पे लिखना है, जो कि आपको रवि यानी कि पिता के आधार कार्ड से आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको पिता का भी आधार कार्ड पैन कार्ड लेना है, बच्चे का भी आधार कार्ड लेना है और पैन कार्ड है तो वो भी लेना है। इसके अलावा उसका स्कूल गोइंग जो ID होता है वो आपको लेनी है, आई कार्ड लेना है। तो फ्रेंड्स इस वाले कॉलम में पिता की डिटेल्स और इस वाले कॉलम में बच्चे की डिटेल्स। अब फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है पिता का पूरा नाम, यानी कि जो रवि के पिता का नाम है वो यहाँ पे लिखना है और इस वाले कॉलम में लिखना है इस बच्चे के पिता का नाम जो कि रवि है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है माता का पूरा नाम। तो फ्रेंड्स इसकी माता का जो नाम है वो हमें यहाँ पे लिखना है, जैसे कि मैंने आपको इस वाले पेज पे बताया था कि जो फादर है उसकी माँ का क्या नाम होगा, बच्चा है उसकी माँ का क्या नाम होगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से भी आपको यहाँ पे लिखना है। फ्रेंड्स इस वाले कॉलम में इसकी माता का नाम आएगा, यानी कि जो पॉलिसी में प्रपोजर है उसकी माता का नाम आएगा, और इस वाले कॉलम में जो बच्चा है उसकी माता का नाम आएगा। अब फ्रेंड्स इस वाले ऑप्शन में पूछा गया है कि जेंडर क्या है, तो रवि है, फादर है तो वो पुरुष, और जो बच्चा है वो भी बॉय है तो उसका भी पुरुष यानी कि मेल। वैवाहिक स्थिति यहाँ पे पूछी गई है, तो जो ये पिता है वो तो मैरिड है, तो यहाँ पे हम मैरिड आएगा, मैरिड लिखेंगे। और इसके बाद यहाँ पे जो बच्चा है वो यहाँ पे अनमैरिड है, तो हम यहाँ पे अनमैरिड लिखेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया जीवन साथी का पूरा नाम, तो जो रवि की पत्नी का नाम है वो यहाँ पे आएगा। तो रवि की पत्नी इसकी क्या है, रवि की पत्नी इसकी माता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे रवि की पत्नी का नाम आ जाएगा। और यहाँ पे बच्चे की, क्योंकि बच्चा नाबालिग है उसकी शादी नहीं हुई है, तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको NA कर देना है। जिस भी ऑप्शन में कुछ भी नहीं आना है उसमें आपको NA कर देना है, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपसे जन्म तिथि पूछी गई है, तो यहाँ पे रवि की यानी कि पिता की जन्म तिथि आएगी, पिता कितने वर्ष का है अभी वो आएगा। और यहाँ पे बच्चे की जन्म तिथि आएगी, बच्चा कितने साल का है वो यहाँ पे आएगा। फ्रेंड जो ये आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है ये इसलिए यूज़ होती है कि इसके बेस पे आपका जो प्रीमियम है वो यहाँ पे कैलकुलेट होता है। अब फ्रेंड्स सेम इस वाले पेज पे भी हमको यही करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले वाले कॉलम में आपके यहाँ पे प्रपोजर की सारी डिटेल्स आएंगी, यानी कि पिता की सारी डिटेल्स आएंगी। दूसरे वाले कॉलम में यहाँ पे बच्चे की यानी कि जो लाइफ एश्योर्ड है उसकी डिटेल्स आएंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया जन्म का स्थान, यानी कि उस व्यक्ति का जन्म कहाँ हुआ था। तो प्रपोजर का जहाँ भी जन्म हुआ था, मान के चलते हैं कि यूपी, MP, बिहार, जहाँ भी उसका जन्म हुआ था वो हमें लिखना है। और फिर यहाँ पे बच्चे का कहाँ जन्म हुआ था, बच्चे का जन्म दिल्ली का है, MP का है, कहाँ का है वो आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद यहाँ पे बोला गया है प्रस्तुत किए गए आयु प्रमाण पत्र का प्रकार, यानी कि डेट ऑफ बर्थ के लिए आपने कौन सा डॉक्यूमेंट दिया था। तो आधार कार्ड है, हमारा पैन कार्ड, दोनों ही हमारे डॉक्यूमेंट है जो कि डेट ऑफ बर्थ के पर्पज से होते हैं। तो यहाँ पे आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड आप कुछ भी लिख सकते हैं। और बच्चे के लिए यहाँ पे कई बच्चे का आधार कार्ड नहीं, पैन कार्ड नहीं होता है, इसलिए आप यहाँ पे आधार कार्ड लिखेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स राष्ट्रीयता क्या है, हमारी नेशनलिटी, हम इंडिया में रहते हैं, हमारा आधार कार्ड इंडिया का है तो हम इंडियन हो जाएंगे। और जो यहाँ पे बच्चा है वो भी इंडिया का है तो वो भी यहाँ पे इंडियन हो जाएगा। सिटीजनशिप यहाँ भी हमारा इंडियन आएगा और इसमें भी हमारा इंडियन आएगा। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है प्रस्तावक और प्रस्तावित व्यक्ति के बीच संबंध, यानी कि दोनों में रिलेशन क्या है। तो फ्रेंड्स अगर हम देखते हैं कि रवि जो है उसका क्या है, सोहन का क्या है, फादर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फादर आ जाएगा और यहाँ पे सोहन क्या है, रवि का सन। तो ये एक दूसरे के रिलेशन में, वो फादर है और वो सन है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ये पूछा गया पत्राचार के लिए पता,
यानी कि जहाँ आपका बॉन्ड डिलीवर होता है। तो फ्रेंड्स कई बार क्या होता है कि कुछ लोग रेंट पे रहते हैं, किराए पे रहते हैं, और उनका जो परमानेंट एड्रेस होता है यानी कि स्थायी पता होता है वो कहीं और का होता है। तो वो क्या कर सकते हैं, स्थायी पते के तौर पे अपना वह पता दे सकते हैं जहाँ वो स्थायी रूप से रहते हैं, या फिर जहाँ उनका अपना गाँव है, या फिर अपना माता पिता का उनका घर है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से यहाँ पे स्थायी पता हो सकता है। लेकिन अगर आपका दोनों परमानेंट पता यानी कि स्थायी पता और कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस दोनों सेम है, तो आपको क्या करना है, दोनों एड्रेस यहाँ पे सेम भरने हैं। और क्योंकि पिता का एड्रेस ही बच्चे के एड्रेस का दोनों का एड्रेस सेम होगा, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, आपको एक एड्रेस ही दोनों में फिल कर देना है। और इसके बाद फ्रेंड्स स्थायी पता क्योंकि आपका सेम है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सेम एज। फ्रेंड्स जो हमारा ये स्थायी पता है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सेम एज, क्योंकि हमारा यही पता स्थायी है। तो आपको इस तरीके से ऐसे कट करके आपको सेम एज करके इस तरीके से कर देना है। फ्रेंड्स इतना आपको करने के बाद नीचे अगर आप आते हैं, तो यहाँ पे फिर आपसे पूछा गया है आवासीय स्थिति यानी कि रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है उस व्यक्ति का। वह प्रवासी भारतीय है, अप्रवासी भारतीय है, भारतीय मूल के विदेशी नागरिक है, OCI या रेजिडेंस इंडियन। तो फ्रेंड्स हमारा हो जाएगा रेजिडेंस इंडियन यानी कि प्रवासी भारतीय। जो लोग भारत में रहते हैं, भारत में ही जॉब करते हैं, तो वो भारत के रेजिडेंस इंडियन हो जाते हैं। अप्रवासी भारतीय वो होते हैं जो कि होते तो इंडिया के हैं, लेकिन वो जॉब करने के लिए बाहर जाते हैं, तो वो हमारे होते हैं अप्रवासी भारतीय यानी कि NRI। तो फ्रेंड्स अगर आप इंडिया के ही हैं और आप इंडिया में ही रहते हैं, तो आपको फिल करना है रेजिडेंस इंडियन, और जो आप है वही आपका बच्चा भी होगा। तो फ्रेंड्स आपको रेजिडेंस इंडियन आपका हो जाएगा। फ्रेंड्स इसके बाद आपको क्या करना है, क्योंकि आप इंडिया के हैं तो इसमें आपका भारत के बाहर का पता, अगर आप भारत के अंदर ही रहते हैं तो आपके बाहर का पता कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, कट कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपसे पैन कार्ड के बारे में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स क्या आप आयकर निर्धारित है, अगर आप आयकर देते हैं तो आपको यस करना, अदरवाइज आपको नो कर देना है। बच्चे के में भी आपको नो ही करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना पैन नंबर देना है जो कि आपके पैन कार्ड पे मेंशन रहता है। बच्चे का पैन कार्ड है तो आप नंबर दे सकते हैं, नहीं है तो आप यहाँ पे NA कर सकते हैं। फ्रेंड्स इतना करने के बाद आपको आगे क्या करना है, नेक्स्ट कॉलम में आपसे बोला गया है यहाँ पे पहचान का प्रमाण। तो फ्रेंड्स पहचान का प्रमाण क्या है, वो आपका आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड कुछ भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको आधार कार्ड डालना है, और बच्चे के में भी आपको आधार कार्ड ही डालना है। इसके बाद पहचान पत्र का संख्या यानी कि ID नंबर। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, अपने आधार कार्ड की पूरी डिजिट नहीं लिखनी होती है, सिर्फ एंड की यहाँ पे 4 डिजिट आपको लिखनी है, और बच्चे के भी आधार कार्ड की एंड की 4 डिजिट यानी कि आखिर के 4 नंबर ही आपको लिखने हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है पहचान पत्र की समापन तिथि, यानी कि फ्रेंड्स कई बार क्या होता है कि जो हमारा पासपोर्ट वगैरह होता है उसमें क्या रहता है कि समाप्ति तिथि रहती है, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस होता है उसमें उसकी समाप्ति की तिथि रहती है। तो उस केस में आपको यहाँ पे फिल करना है। लेकिन आधार कार्ड में आपका यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे आपका NA हो जाएगा दोनों में, यानी कि नॉट एप्लीकेबल, और यहाँ पे लॉन्ग लाइफ, क्योंकि हमेशा के लिए ही हमारा ये नंबर इशू होता है। इसके बाद यहाँ पे पूछा गया प्रस्तुत किया गया पते का प्रमाण। तो ये हमारा आधार कार्ड। कई लोगों का फ्रेंड्स क्या होता है कि वो लोग रेंट पे रहते हैं, तो पते के तौर पे वो अपने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल भी लगाते हैं, तो यहाँ पे उस केस में इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा। अदरवाइज आप यहाँ पे आधार कार्ड लिख सकते हैं अगर आपका खुद का घर है तो। फ्रेंड्स इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पेज है यानी कि पेज नंबर 3 पे आपको सबसे ऊपर अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पे पूछा गया है कि क्या आप GST यानी कि GST पे करते हैं, आप रजिस्टर्ड है GST के अंडर में। अगर आप हैं तो आपको यस लिखना, अगर आप नहीं हैं तो आपको नो लिखना है, और आपका जो बच्चा है उसके में भी आपको नो ही फिल करना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, इसमें भी आपको नो कर देना है। इसके बाद यहाँ पे पूछा गया है प्रस्तावित व्यक्तिगत शैक्षणिक विवरण, यानी कि जो लाइफ इंश्योरेंस यानी कि जो बच्चा है उसके यहाँ पे कहाँ किस क्लास में पढ़ रहा है वो सब आपको फिल करना है। तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे पूछा गया है क्या बच्चा पढ़ रहा है, तो हाँ ना। तो फ्रेंड्स आपको अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है तो आपको यस कर देना है, नहीं पढ़ रहा है तो आपको नो कर देना है। तो फ्रेंड्स 2 साल का बच्चा है तो ऑब्वियसली वो नहीं पढ़ता होगा, तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। लेकिन अगर मान के चलता है अगर मैं यहाँ पे लेती 8 साल का बच्चा है या फिर 5 साल का बच्चा है, तो यहाँ पे हम यस करते हैं और उसके साथ उसकी क्लास भी लिखते हैं, यानी कि कौन सी क्लास में वो पढ़ता है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जिसमें भी वो पढ़ता है वो हमें यहाँ पे लिखना होता है। यहाँ पे पूछा गया है कि किस कक्षा में वो पढ़ता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें क्लास भी लिखनी होती है।
इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ये भी कहा गया है कि स्कूल का नवीनतम प्रतिवेदन पत्र, यानी कि आपका स्कूल का रिपोर्ट कार्ड या फिर जो आपका आई कार्ड होता है वो आप इसमें अटैच कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो प्रस्तावक है यानी कि प्रपोजर है, जो फादर है, उसकी डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पे पूछी गई है फादर की शैक्षणिक योग्यता यानी कि एजुकेशनल स्टेटस उसका क्या है। तो फ्रेंड्स ये वाला कॉलम है, इसमें आपको भरना होता है ऑक्यूपेशन ऑफ द प्रपोजर, यानी कि फादर है जो वो क्या काम करता है, उनका क्या व्यवसाय है। तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे एजुकेशन लिखनी है कि फादर कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, जो भी उनकी है 10th 11th 12th ग्रेजुएशन है या फिर BA MBA जो भी उनकी है ग्रेजुएशन है, वो यहाँ पे आपको लिखनी है उन्होंने कहाँ तक पढ़ाई की है। इसके बाद वर्तमान व्यवसाय यानी कि प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, क्या करते हैं वो, बिजनेस करते हैं, सर्विस करते हैं, क्या करते हैं वो आपको यहाँ पे फिल करना है। तो फ्रेंड्स बिजनेस करते हैं तो मान के चलते हैं कि इस बच्चे के जो पिता हैं वो बिजनेस करते हैं, तो यहाँ पे वो बिजनेस लिख देगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बिजनेस लिख देना है। बिजनेस लिखने के बाद यहाँ पे कहा गया आय का स्रोत। तो फ्रेंड्स सोर्स ऑफ इनकम, ऑब्वियसली जब वो बिजनेस करते हैं तो उनके पैसे जो है बिजनेस से ही आते हैं, इसमें भी उनका यहाँ पे बिजनेस हो जाएगा। इसके बाद पूछा गया नेम ऑफ द प्रेजेंट एम्प्लॉयर, यानी कि उनका जो कंपनी है, मान के चलते हैं कि उनकी कुछ भी काम है, किसी भी चीज़ का बिजनेस है, अगर उनके मान के चलते हैं कि उनके टैडी बनते हैं, तो फ्रेंड्स उनकी जो भी कंपनी का नाम उन्होंने रखा होगा अपने बेटे के नाम पे रखा होगा, तो उस तरीके से यहाँ पे उनकी कंपनी का नाम आ जाएगा। जैसे कि कुछ भी सोहन एंटरप्राइजेज या फिर सोहन क्रिएशन, इस तरीके से यहाँ पे नाम आ जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे कहा गया एग्जैक्ट नेचर ऑफ ड्यूटीज़, वो यहाँ पे आपको लिख देना है। सेवा की अवधि, तो फ्रेंड्स इसमें आपको यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि बिजनेस की कोई भी यहाँ पे लेंथ नहीं हो सकती, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं। अगर बिजनेस की जगह आपका जॉब होती तो यहाँ पे आप सर्विस लिखते हैं, सोर्स ऑफ इनकम आपको आपकी सैलरी लिखते हैं, नेम ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयर आपकी पोस्ट क्या है वो आप लिखते हैं, एग्जैक्ट नेचर ऑफ ड्यूटीज़ क्या है वो आप लिखते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे करना होता है। वार्षिक एनुअल इनकम यहाँ पे आपको मेंशन करनी होती है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है कि जो आपका व्यवसाय है क्या ये किसी खतरे से संबंधित है, तो फ्रेंड्स नो, हमारा व्यवसाय खतरे से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट आपका पूछा गया है क्या वर्तमान में या पहले कभी भी किसी भी आपराधिक या दीवानी अपराध के संबंध में आपकी जांच हुई है या वर्तमान में चल रही है। तो फ्रेंड्स इसमें भी आपको यहाँ पे नो ही करना है। फ्रेंड्स इसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि क्या आप राजनीतिक रूप से जोखिमपूर्ण व्यक्ति हैं। तो फ्रेंड्स बिजनेस किसी भी राजनीति से संबंधित नहीं है, तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। फ्रेंड्स नो करने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पेज पे अगर हम जाते हैं तो हमारा 4th पेज नंबर हमारा आ जाता है। और अगर हम इस पे देखते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ क्या करना है कि इसमें फ्रेंड्स पूछा गया है कि क्या आपकी कोई प्रीवियस पॉलिसी रही है, तो उसकी यहाँ पे आपको डिटेल्स फिल करनी है। कोई पॉलिसी आपकी है जो कि आपकी पॉलिसी चल रही है या फिर बंद हो गई है कोई भी करंट में 3 साल के अंदर अंदर, तो वो आपको पॉलिसी की यहाँ पे डिटेल्स देनी है। अगर आपकी कोई भी पॉलिसी नहीं है तो आप इस तरीके से उसको कट कर सकते हैं। अगर आपकी पॉलिसी है तो उसको आपको डिटेल्स देनी है, पॉलिसी नंबर देनी है, कौन सी ब्रांच की है वो आपको देना है, कौन सा प्लान है, सम एश्योर्ड क्या है और स्टार्टिंग की डेट क्या है और डेट ऑफ रिवाइवल, वो सब आपको यहाँ पे बताना होता है। क्योंकि फ्रेंड्स नई पॉलिसी लेने से पहले आपको पुरानी तो बतानी होगी ना। डॉक्टर के पास अगर आप जाते हैं अपनी नई बीमारी लेके तो आपको पुरानी भी तो रिपोर्ट दिखानी होगी अगर आपका इलाज चला है उस बीमारी का। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से इसमें होता है। इसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि कोई मतलब क्या आपने कोई पॉलिसी ली थी या फिर उसको अस्वीकृत किया गया, यदि हाँ तो बताइए। तो फ्रेंड्स अगर आपने कोई पहले भी पॉलिसी ली थी और आपने उसको बंद कर दिया या फिर 3 साल के अंदर ऐसा कुछ हुआ है तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो कर देना है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, इसी के रिलेटेड है, अतिरिक्त प्रीमियम या गहन के साथ स्वीकार किया गया, यदि हाँ तो फ्रेंड इसमें कुछ नहीं, आपका सिंपली सब में नो ही हो जाएगा। कि आपने पिछले 1 वर्ष के अंदर निगम की किसी पॉलिसी को स्वीकार नहीं होने के कारण वापस किया हो तो फ्रेंड्स इसमें आपका नो ही होगा। अगर 3 साल के अंदर आपने कुछ भी ऐसा काम किया है तो फ्रेंड्स यहाँ आपको डिटेल्स देनी है, नहीं किया तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स इस वाले ऑप्शन में आपको बताना है कि जो प्रस्तावित व्यक्ति है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है कि जो प्रस्तावित व्यक्ति है यानी कि जो लाइफ एश्योर्ड है, जो बच्चा है
उसके माता पिता भाई बहनों की कोई पॉलिसी है तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ नहीं, आपको यहाँ पे नो आ जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो फ्रेंड्स इसमें जो प्रपोजर है उसका मोबाइल नंबर आएगा और प्रपोजर की ईमेल आईडी आएगी। उसके बाद यहाँ पे प्रपोजर के होंगे सिग्नेचर। अगर प्रपोजर पढ़ा लिखा नहीं है तो यहाँ पे उसका अंगूठी का निशान लगेगा। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग आ जाते हैं अपने 5वें पेज पे। फ्रेंड्स 5वें पेज पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी आपको भरना है कि जो आप प्लान लेते हैं। तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल बीमे का उद्देश्य क्या है, सेविंग एंड रिस्कवर। क्योंकि फ्रेंड्स LIC के जो ये प्लान होते हैं काफ़ी सारे, उसमें क्या रहता है, सेविंग के साथ साथ रिस्कवर भी रहता है। जैसे अगर हम लोग देखते हैं जीवन लाभ, जीवन लक्ष्य, जीवन आनंद जैसे प्लानों को, तो इसमें आपका सेविंग के साथ साथ रिस्कवर भी आपको मिलता है। तो फ्रेंड्स दोनों का आपको कॉम्बिनेशन मिलता है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको प्लान आपका कौन सा है वो आपको भरना है, टर्म आपकी क्या है वो भरनी है। मान के चलते हैं यहाँ पे हम जो क्लाइंट है उसको प्लान दे रहे हैं 936। तो फ्रेंड्स 936 क्योंकि यहाँ पे बच्चा अभी 2 साल का है, तो फ्रेंड्स हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्लान अगर दे सकते हैं तो फ्रेंड्स उसको हम जीवन तरुण अगर हम प्लान देते हैं तो फ्रेंड्स उसमें क्या रहता है कि उसका जो टेबल नंबर है वो है आपका 934 टेबल नंबर है। और इसके अलावा टर्म फ्रेंड्स उस प्लान की अगर मान के चलते हैं कि बेटे की उम्र 2 साल है तो फ्रेंड्स टर्म यहाँ पे उसकी हो जाएगी 23 और 23 माइनस 5 यानी कि 18, यानी कि 23 साल का उसका प्लान होगा और 18 साल उसका प्रीमियम जाएगा। तो फ्रेंड्स जो जीवन तरण होता है ये 25 साल का होता है, यानी कि बच्चे के 25 साल होने पर उसको पैसा मिलता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से जीवन तरण प्लान होता है। अगर आप लोग जीवन तरण प्लान की पूरी डिटेल्स देखना चाहते हैं तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। फ्रेंड्स उस वीडियो को आप जाकर ज़रूर देखिए। फ्रेंड्स इसी के साथ साथ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी क्लिक ज़रूर करें। उसके बाद फ्रेंड्स इसमें सिर्फ आपको टर्म आएगा, प्रीमियम पेइंग टर्म आपको यहाँ पे आएगा। जो भी आपकी पॉलिसी होगी आपका सम एश्योर्ड कितने का है, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख जो भी है वो आपका यहाँ पे आएगा। इसके साथ साथ मोड आपने कौन सा लिया है, मंथली, ईयरली, हाफ ईयरली या फिर क्वार्टरली। तो फ्रेंड्स इसमें यहाँ पे आपका वो आएगा, अगर आप ईयरली लेते हैं तो आपको यहाँ पे ईयरली आ जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स बच्चे की पॉलिसी अगर आप कभी भी लेते हैं तो अगर आप PWB राइडर यानी कि प्रीमियम वेबर बेनिफिट राइडर को नहीं लेते हैं तो इस पॉलिसी को, बच्चे के लिए पॉलिसी लेने का आपको कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आप लेना चाहते हैं PWB राइडर, तो आपको यहाँ पे येस कर देना है, इसमें आपको नो करना है। फ्रेंड्स जब भी हम PWB राइडर को चूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपका एक फॉर्म और फिल होता है जो कि हमारा होता है 300 नंबर फॉर्म, जिसमें कि टोटली फादर की डिटेल्स फिल करनी होती हैं। और अगर हम PWB राइडर नहीं लेते हैं तो सिर्फ एक यही फॉर्म है जो कि हमको फिल करना होता है। इसके बाद फ्रेंड्स इसमें आपका सिंपल सा नो आ जाएगा। और इसके बाद अगर हम देखते हैं LIC के जीवन तरुण के मामले में कृपया संबंधित परिशिष्ट भरे जो प्रस्तावक पत्र का अंग है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया LIC का आधार स्तंभ या फिर LIC का आधारशिला प्लान नहीं है तो इसमें आपको कट कर देना है। और इसके बाद अगर हम थोड़ा नीचे आते हैं तो इसमें यहाँ पे पूछा गया है भुगतान विकल्प। तो फ्रेंड्स मैच्योरिटी को क्या आप इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं तो नहीं लेना चाहते, नो। डेथ बेनिफिट्स को आप उसमें लेना चाहते हैं तो नहीं लेना चाहते, नो। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे वाले ऑप्शन में हमसे पूछा गया है क्या प्रस्तावित जीवन को किसी अन्य बीमा के लिए प्रस्तावित किया जा रहा है अथवा उसके जीवन पर किसी पॉलिसी की पुनर्चलन, यानी कि वही चीज़ें पूछी गई हैं, कोई पहले कोई पॉलिसी ली है या फिर कोई पॉलिसी जो थी उसको उन्होंने रिवाइव करवाया, चालू करवाया, तो यहाँ पे आपका नो हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पूछा गया क्या भाई बहन या माता पिता के जीवन पर भी साथ में प्रस्ताव दिया गया है, यदि हाँ तो उत्तर दें तो नो। इसके बाद फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे पेज नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है और हमें 6 पेज नंबर पे यहाँ पे आ जाना है। फ्रेंड्स 6 पेज नंबर पे अगर हम आते हैं तो सबसे पहले हमारा जो ऑप्शन है वो आपका होता है सहमति। तो फ्रेंड्स इसमें आपसे पूछा गया है कि क्या आपने सारी शर्तों को अच्छे से समझ लिया है, तो यस हमने अच्छे से समझ लिया है, हम यहाँ पे यस कर देंगे। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि प्रस्तावित योजनाओं के नियम व शर्तें आपके द्वारा वांछित कोई भी अन्य सूचना जो आपको अपने बीमा के उद्देश्य से मिलान के लिए आवश्यक हैं अभिकर्ता ने समझा दी हैं। तो अगर आपको ने सारी बातें समझाई हैं तो आप यहाँ पे यस कीजिए क्योंकि आप इससे एग्री करते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पे मंथली मोड अगर आप चूज़ करते हैं या फिर आप चाहते हैं कि आपके पैसे बैंक के ज़रिए कटे तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, बैंक की डिटेल्स यहाँ पे आपको फिल कर देनी होती है। तो फ्रेंड्स अगर आप नेक्स्ट का ऑप्शन चूज़ करते हैं, बैंक से कटवाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे डिटेल्स देनी है, अदरवाइज़ आपको यहाँ पे इसको कट कर देना होता है।
इसके बाद फ्रेंड्स आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि क्या आप LIC पोर्टल पर पंजीकृत हैं, यदि हाँ तो पहचान की संख्या दें, नहीं है तो आपको नो कर देना है। और फ्रेंड्स इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, प्रस्तावक के यहाँ पे सिग्नेचर होंगे। फ्रेंड्स किसी भी जगह पे बच्चे के सिग्नेचर नहीं होंगे, क्योंकि जब तक कोई भी व्यक्ति 18+ नहीं होता है, वो नाबालिग होता है, और नाबालिग जो पर्सन है वो किसी भी लीगल पेपर पे साइन नहीं कर सकता। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स पूछी गई हैं, हेल्थ के बारे में पूछी गई हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बच्चे की डिटेल्स आएंगी, फादर की नहीं आएंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बच्चे की डिटेल्स फिल करनी है। फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करना है, बच्चे की डिटेल्स आएंगी, बच्चे का हाइट और बच्चे का वेट यहाँ पे आता है, क्योंकि लाइफ एश्योर्ड के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। इसके बाद फ्रेंड्स क्या 5 वर्षों के दौरान बच्चे की कोई बीमारी की वजह से उसको कहीं दवाई ली गई है, उसको कोई परामर्श लिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको सब में बेसिकली नो ही नो करना है कि 5 वर्षों के दौरान स्कूल से या कॉलेज से उसकी छुट्टी रही है। फ्रेंड्स इस तरीके से आपको यहाँ पे क्या है करना है, इन तीनों में नो 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 कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स बीमारी के बारे में यहाँ पे पूछा गया इस वाले कॉलम में, तो कोई भी डिसीज़ है तो आपको यहाँ पे सिंपली नो करना है, क्योंकि फ्रेंड्स ये बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर कोई भी व्यक्ति बीमार है तो उसको पॉलिसी नहीं दी जाती है। ये जो लाइफ इंश्योरेंस है उसके रूल्स के खिलाफ होता है। तो फ्रेंड इसमें आपको नो करना है, कोई भी हाई ब्लड प्रेशर की, बुखार, सीने में दर्द, फेफड़ों का कोई बीमारी या फिर अस्थमा वगैरह कोई बीमारी है तो उसको पॉलिसी नहीं दी जाती है। तो फ्रेंड्स इन सब में क्या होगा, सिंपली हमारा नो आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इन सब में आपको भी नो ही करना है। कोई मानसिक विकार, कोई अन्य तरीके की बीमारी है तो इस सब में आपको नो ही करना है। कोई त्वचा का रोग है, कोई हड्डियों का रोग है, तो फ्रेंड्स आपको सब में क्या करना है, नो नो आपको फिल कर देना है। तो फ्रेंड्स ये कुछ ऑप्शन होते हैं जिनमें कि आपको नो ही करना है, क्योंकि इसमें बीमारी के बारे में पूछा गया है और बीमार व्यक्ति को पॉलिसी नहीं दी जाती है। तो जिसको पॉलिसी दी जा रही है ऑब्वियसली वो स्वस्थ है, तो इसमें आपको हर बीमारी के बारे में नो ही करना है। गुर्दे की बीमारी है, हर्निया और कोई भी अन्य तरह की बीमारी, सब में आपको नो करना है। इसके बाद फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है, इसमें हमें कुछ भी करना है। इसमें पूछा गया है कि कोई और तरीके की बीमारी, अगर इनमें से कोई आपको बीमारी है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे दो, तो नहीं है तो इसमें आपको नो कर देना है। इसके बाद प्रस्तावित व्यक्ति के स्वास्थ्य की सामान्य स्थिति कैसी है, यानी कि जो यहाँ पे लाइफ एश्योर्ड उसकी कैसी स्थिति है, तो गुड है, अच्छी है, तो यहाँ पे आपको गुड लिख देना है। और पारिवारिक स्थिति क्या है तो वो आपको बतानी है। परिवार के बारे में कोई किसी को कोई बीमारी तो नहीं रही है, तो फ्रेंड्स इसमें आपको क्या करना है, नो कर देना है, यानी कि फैमिली में भी सब ठीक हैं। फ्रेंड्स ये हमारा 7 नंबर पेज यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, और 7 के बाद हम यहाँ पे हमारा 8 नंबर पेज पे चलते हैं। फ्रेंड्स इसमें क्या लिखा है, पारिवारिक इतिवृत्ति, यानी कि फैमिली हिस्ट्री आपको यहाँ पे देनी होती है। बच्चे की फैमिली हिस्ट्री, पिता की आपको नहीं देनी है, ये आपको बात ध्यान में रखनी है। तो फ्रेंड बच्चे की फैमिली हिस्ट्री यहाँ पे आएगी, बच्चे के पिता की उम्र और उसके स्वास्थ्य की स्थिति, माता की उम्र और माता की स्वास्थ्य की स्थिति, भाई और बहनों की यहाँ पे एज आएगी, स्वास्थ्य की स्थिति, जीवन साथी में कुछ नहीं आएगा, डैश आ जाएगा, बच्चों में भी कुछ नहीं आएगा, डैश आ जाएगा। फ्रेंड्स ये वाले ऑप्शन होते हैं उन लोगों के लिए जो कि फैमिली में जीवित हैं, लिविंग है। और अगर कोई फैमिली में ऐसा है जो कि था लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे भरनी होती है। जैसे कि कोई भाई या फिर कोई बहन होगा जो कि 3 साल या फिर 4 साल की उम्र में अगर वो एक्सपायर हो जाता है, तो यहाँ पे आपको उसकी डिटेल्स देनी होती है। एज ऑफ डेथ यानी कि किस उम्र में डेथ हुई, तो वो आपको लिखनी है 2, 3, 2.5 जितने भी साल में या फिर 5 साल में, और मृत्यु का रीज़न क्या था। तो फ्रेंड्स किसी कोई बीमारी हो सकती है या फिर कहीं से गिरना हो सकता है, कुछ भी दिक्कत हो सकती है, तो आपको यहाँ पे ये चीज़ें फिल करनी होती है। फ्रेंड्स फैमिली हिस्ट्री इसलिए पूछी जाती है कि कई बार क्या होता है, कुछ जो बीमारियां होती हैं वो जनरेटिक होती हैं, और जिसको पॉलिसी दी जा रही है उसको कोई बीमारी ना हो, इसलिए ये सारी डिटेल्स भी देखी जाती हैं। फ्रेंड्स इसके बाद यहाँ पे प्रस्तावक के यहाँ पे सिग्नेचर आएगा। इसके बाद फ्रेंड्स इस वाले पेज पे यहाँ पे प्रस्तावक के द्वारा घोषणा, तो फ्रेंड्स प्रस्तावक यानी कि पिता, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जितनी भी जगह साइन आएंगे वो पिता के ही आएंगे, बच्चे के नहीं आएंगे। इसके बाद यहाँ पे पिता का नाम आ जाएगा, रवि कुमार या फिर रवि कृष्ण कुमार, जो भी पिता का नाम होगा, पिता माता यानी कि जो भी पॉलिसी भरने वाला है, पॉलिसी चलाने वाला है, उसका नाम जो भी प्रपोजल बनेगा। इसके बाद फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा पेज नंबर 8 भी कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं है, आप इसको पढ़ सकते हैं। वैसे यहाँ पे इसमें हमारा खास कुछ भी नहीं होता है। इसके बाद फ्रेंड्स अगर हम देखते हैं पेज नंबर 9 को, अगर आप देखते हैं तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता है। यहाँ पे आप सिंपली विटनेस यानी कि जो एजेंट होगा उसके यहाँ पे सिग्नेचर आ जाएंगे, स्टैम्प आएगी,
और उसका जो नंबर होता है, एजेंसी नंबर, वो आएगा। यहाँ पे प्रस्तावक के सिग्नेचर आएंगे और इसके साथ साथ यहाँ पे डेट आ जाएगी। फ्रेंड्स, इतना करने के बाद यहाँ पे हमको कुछ भी नहीं करना है, ये इस तरीके से ही हमको छोड़ देना है। यहाँ पे इस तरीके से जो प्रपोजर है उनके यहाँ पे सिग्नेचर आ जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। हमारे पेज नंबर 9 पे आपको कुछ भी नहीं करना है ज़्यादा, और आपको पेज नंबर 10 पे आना है। फ्रेंड्स, पेज नंबर 10 पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे ऐसा कुछ खास नहीं है। यहाँ पे सिर्फ सेक्शन 1938 के बारे में ही दिया गया है। तो फ्रेंड्स, इस पेज पे आपको सिर्फ पढ़ने के लिए है, भरने के लिए आपको कुछ भी नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर हम लोग देखते हैं पेज नंबर 11 पे, तो यहाँ पे आपको एक यहाँ पे सिग्नेचर करना होता है प्रपोजल को। और उसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं तो फ्रेंड्स, नीचे यहाँ पे एक और सिग्नेचर प्रपोजल को करना होता है, और यहाँ पे हस्ताक्षर आते हैं अभिकर्ता यानी कि एजेंट के। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे होता है कि फॉर माइनर लीव्स ओनली, यानी कि अगर किसी बच्चे की पॉलिसी दी जाती है तो उसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स आती हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे भी प्रस्तावक के साइन होंगे, यहाँ पे एजेंट के साइन होंगे, और इसके अलावा यहाँ पे यही चीज़ें बताई गई हैं कि कोई भी व्यक्ति है जो कि 18 साल से कम जिसकी उम्र है उसके लिए पॉलिसी ली जा रही है। जैसे कि ही उसकी उम्र 18 साल होती है, ये पॉलिसी उसके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाती है और प्रपोजल अपने आप पॉलिसी में से हट जाता है। तो उस टाइम पे फ्रेंड डॉक्यूमेंट लगते हैं बच्चे के। जब बच्चा 18 साल का होता है, आधार कार्ड पैन कार्ड से पॉलिसी अपडेट हो जाती है। तो फ्रेंड यहाँ पे कुछ नहीं आपको करना है, डेट आ जाती है, यहाँ पे एजेंट के सिग्नेचर आएंगे, यहाँ पे प्रस्तावक के सिग्नेचर आएंगे, और यहाँ पे एड्रेस आएगा उस व्यक्ति का यानी कि प्रपोजर का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा 12 नंबर पेज कंप्लीट हो जाता है और आपको आना है आपके पेज नंबर 13 पे। तो फ्रेंड्स पेज नंबर 13 पे यहाँ पे आपको LIC जीवन तरण, तो फ्रेंड्स इसमें भी आपको कुछ भी फिल करने जैसा नहीं होता है। यहाँ पे आपको सिग्नेचर आ जाएंगे नीचे फ्रेंड्स, आपके यहाँ पे सिग्नेचर आ जाएंगे। सिग्नेचर आ जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कुछ भी इतना कुछ खास नहीं होता है। इस पेज को हमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आप इसको पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद अगर आपको कुछ ऐसा इसमें लगता है तो आप अपने एजेंट से इस बात को ज़रूर पूछें। बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फ्रेंड्स कई बार क्या होता है कि इसमें आपके लिए ऑप्शन रहता है मनी बैक का। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग मनी बैक लेना चाहते हैं तो आप इसमें मनी बैक ले सकते हैं। अगर आप लोग मनी बैक नहीं लेना चाहते तो आप इसमें मनी बैक नहीं ले सकते। तो फ्रेंड मनी बैक के बारे में ही इसमें लिखा है कि आप मनी बैक लेना चाहते हैं या फिर नहीं लेना चाहते, कौन सा ऑप्शन आप चूज़ करते हैं। फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन में आपका क्या रहता है, बच्चे के 25 साल उम्र पूरे होने पे ही एक साथ पैसा मिलेगा। बाकी इन तीनों में क्या रहता है कि आपको थोड़ा थोड़ा मनी बैक मिलता रहता है। तो फ्रेंड्स यही इस पेज पे लिखा रहता है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि आप कौन सा मोड चूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है और विकल्प कौन सा चूज़ कर रहे हैं 1 2 3 वो आपको यहाँ पे लिखना होता है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा पेज नंबर 13 कंप्लीट हो जाता है और इसी के साथ साथ हमारा जो पेज नंबर 14 है वो हमारा आता है। इसमें फ्रेंड्स हमें कुछ भी नहीं करना। फ्रेंड्स ये हमारा वही वाला पेज है जिसमें मैंने आपको बताया था कि सेटलमेंट का ऑप्शन होता है, मैच्योरिटी और डेथ बेनिफिट्स अगर आप सेटलमेंट में लेना चाहते हैं तो हमें नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे इसको नो कर देंगे। नो करने के बाद इसको इस तरीके से कट कर देना है। कट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे एक बार फिर से यहाँ पे प्रस्तावक के जो सिग्नेचर हैं ये यहाँ पे आते हैं। फ्रेंड्स इस तरीके से यहाँ पे प्रस्तावक के सिग्नेचर आते हैं और डेट वगैरह वो जो एजेंट तो खुद डाल लेंगे, आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से यहाँ पे आपके सिग्नेचर आ जाएंगे। फ्रेंड्स सिग्नेचर आने के बाद नेक्स्ट पेज पे आपको आ जाना है। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, हमारे काम का इस पेज पे कुछ भी नहीं है, तो इसे हमको सिंपली कट कर देना है। फ्रेंड्स इतना करने के बाद आपको फिर से नेक्स्ट पेज पे आना है। नेक्स्ट पेज पे फ्रेंड्स आपको आने के बाद पेज नंबर 16 है, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। फ्रेंड्स ये भी हमारा कुछ काम का नहीं होता है और इसको आपको क्या करना है, इस तरीके से इसे भी कट कर देना है। फ्रेंड्स इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको कोई साइन की ज़रूरत तो नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स 17 नंबर पेज को अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें भी बीमा का उद्देश्य है। इस तरीके से हमारा कोई भी प्लान नहीं है। फ्रेंड्स लास्ट के पेज हमारे वैसे कुछ ज़्यादा काम के नहीं होते हैं क्योंकि उसमें हमारा जो टर्म प्लान होता है या फिर जो यूलिप का प्लान होता है उसके बारे में आपको डिटेल्स देनी होती है। फ्रेंड्स इसी के साथ साथ हमारा ये लास्ट पेज आ जाता है और लास्ट पेज पे आने के बाद जो कि पेज नंबर हमारा 18 है, इसमें हमें क्या करना है, कुछ भी आपको भरना नहीं है। सिंपली आपके सबसे नीचे आपको आना है और नीचे आना और सबसे एंड में आने के बाद जो ये प्रस्तावक के हस्ताक्षर यहाँ पे आपको साइन करना है और इस तरीके से आपका ये फॉर्म जो है वो पूरा हो जाता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप लोग अपने बच्चे की पॉलिसी में PWB राइटर को चूज़ करते हैं तो इसमें आपका एक फॉर्म और भरा जाएगा। 300 नंबर फॉर्म होता है, उसमें पूरी तरीके से प्रपोजल यानी कि फादर की डिटेल फिल होंगी और वो डिटेल्स फिल होने के बाद
वो फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। और अगर आप PWB राइडर नहीं लेते हैं तो सिर्फ ये फॉर्म आपका काफ़ी रहेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी 300 फॉर्म नंबर भरना सीखना चाहते हैं तो मैंने उसकी पूरी वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखिए, आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई हो। फ्रेंड्स, अगर आप लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी ना जाएं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, खुश रहिए और को भी खुश रखिए। बाय फ्रेंड्स।